कार्यक्रम के गति को हम आगे बढ़ाते हुए हम परिचर्चा संवाद को आगे बढ़ाएंगे। हम अपने सम्मानीय अतिथियों के अभिनंदन के लिए श्री राजेश श्रीवास सर, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि क्रमशः डॉक्टर सुशील त्रिवेदी सर हमारे बीच उपस्थित हैं। छत्तीसगढ़ का राजकीय गमछा भेंट कर इनका अभिनंदन करें। आपकी जोरदार तालियों से अभिनंदन होना चाहिए डॉक्टर साहब का। डॉक्टर त्रिवेदी सर हमारे बीच उपस्थित हैं। छत्तीसगढ़ का ये राजकीय गमछा हमारे राज्य का प्रतीक है, ये हमारे राज्य की प्रेम का प्रतीक है। इसी क्रम में मैं सम्मानीय धनंजय सर से भी आग्रह करूंगा, आप भी आए और छत्तीसगढ़ का राजकीय गमछा भेंट कर हमारे अतिथियों का सुश्री आकांक्षा पारे आप दिल्ली से आई हैं, इनका हम अभिनंदन कर रहे हैं। और इसी क्रम में मैं अगले हमारे सम्मानीय अतिथि सुश्री टीजे भानु, छत्तीसगढ़ के हैं आप और तमिल, हिंदी ऐसे तमाम फिल्मों में आप अदाकारा के रूप में काम कर रहे हैं। मैं सर से भी आग्रह करूंगा, सम्मानीय हमारे बीच सुश्री टीजे भानु जी हैं, उनको राजकीय गमछा भेंट कर उनका अभिनंदन करेंगे। उसी क्रम में हमारे बीच सम्मानीय अतिथि के रूप में उपस्थित हैं श्री सौरभ शर्मा जी, हम आपका भी अभिनंदन करेंगे। सम्मानीय श्रीवास सर से आग्रह है कि सम्मानीय सौरभ सर को राजकीय गमछा भेंट कर उनका अभिनंदन करेंगे। श्री अनुभव शर्मा जी, मैं श्रीवास सर से ही आग्रह करूंगा, अनुभव सर को आप राजकीय गमछा भेंट कर उनका अभिनंदन करेंगे। और इस पूरे परिचर्चा सत्र के जो सूत्रधार है श्री नीलम जी, इसी क्रम में आप उनका भी राजकीय गमछा भेंट कर उनका अभिनंदन करेंगे। श्री नीलम जी, इस पूरे परिचर्चा के आप सूत्रधार हैं। ये हमारे राज्य का प्रतीक है और रायपुर साहित्य उत्सव में हम आप छत्तीसगढ़ की ओर से आपका पुनः अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। और मैं समय विलंब न करते हुए इस पूरे परिचर्चा संवाद, जो आप सब जानते हैं हमारे छत्तीसगढ़ के और पूरे भारत के जो गौरव रहे हैं, स्मृति से स्वर्गीय श्री विनोद कुमार शुक्ल जी, साहित्य की खिड़कियाँ, ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर आज ये परिचर्चा आयोजित की गई है रायपुर साहित्य उत्सव में। तो मैं इस पूरे परिचर्चा सत्र के जो सूत्रधार हैं श्री नीलम जी, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस परिचर्चा के संवाद को आप आगे बढ़ाएंगे। एक बार पुनः जोरदार ताली बजाकर समस्त अतिथियों का अभिनंदन कीजिएगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर नीलम वर्मा, भिलाई छत्तीसगढ़। रायपुर साहित्य महोत्सव 2026 के अंतर्गत प्रथम दिवस अनिरुद्ध नीरव मंडप पे आयोजित स्मृति से विनोद कुमार शुक्ल साहित्य की खिड़कियां जैसे महत्वपूर्ण परिचर्चा में उपस्थित आप सभी सुधीजनों का मैं हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूं। आज बसंत पंचमी का सुअवसर भी है। आज के इस परिचर्चा में हमारे मध्य 4 विद्वज्जन वक्ता के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं। ये सम्मानीय वक्ता हैं आदरणीय डॉक्टर सुशील त्रिवेदी जी, आदरणीय आकांक्षा पारे मैम जी, आदरणीय अभिनव शर्मा सर, आदरणीय सौरभ शर्मा सर, मैम का नाम जी, माफ कीजिए, ये सुश्री टीजे भानु जी जी जी, ये तमिल। हाँ, क्या हुआ एक्चुअली 24 को सत्र में मैम को आमंत्रण था और हमारी खुश नबी आज वो आ गई है, इसलिए उनको मंच हमने बुक कराया है। तो सम्मान पूर्वक उनका सम्मान करते हुए जी, मुझे एक्चुअली ये वो था नहीं ना मेरे उसमें। जी। आज हम एक ऐसे कवि और लेखक का स्मरण करने जा रहे हैं जिन्हें पूरा विश्व विनोद कुमार शुक्ल के नाम से जानता है। विनोद कुमार शुक्ल केवल हिंदी के रचनाकार नहीं हैं, वरन संपूर्ण भारतीय भाषाओं में एक ऐसे कवि लेखक के रूप में जाने जाते हैं जिन्होंने संपूर्ण भारतीय साहित्य को गौरवान्वित किया है। यही कारण है कि हम सबके प्रिय विनोद कुमार शुक्ल पूरी दुनिया में सबसे अधिक पढ़े एवं सराहे जाने वाले कवि एवं लेखक हैं। उनकी अनेक कविताओं का
विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। नौकर की कमीज, खिलेगा तो देखेंगे, दीवार पे एक खिड़की रहती थी, उनकी कालजयी उपन्यासों की श्रेणी में आते हैं। विनोद कुमार शुक्ल एक ऐसे कवि हैं जो कहते हैं, जो मेरे घर कभी नहीं आएंगे, मैं उनसे मिलने उनके पास चला जाऊंगा। एक उपंती नदी कभी नहीं आएगी मेरे घर, नदी जैसे लोगों से मिलने नदी के किनारे जाऊंगा, कुछ तैरूंगा और कुछ डूब जाऊंगा। कार्यक्रम की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब मैं इसके पश्चात विनोद कुमार शुक्ल के साहित्यिक अवदान पर अपने विचार प्रकट करने के लिए सर्वप्रथम आदरणीय सुशील त्रिवेदी जी को सादर मंच पर आमंत्रित करती हूं। डॉक्टर सुशील त्रिवेदी जी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं। आप बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों को सुशोभित करते रहे हैं तथा यह बहुत कम लोगों को विदित होगा कि आपने हिंदी के एक ऐसे विलक्षण साहित्यकार पर शोध किया है जिनका नाम है जगन्नाथ प्रसाद भानु। डॉक्टर सुशील त्रिवेदी जी विनोद कुमार शुक्ल के बहुत निकट रहे हैं। साहित्य के बेहद अनुरागी पाठक लेखक डॉक्टर सुशील त्रिवेदी जी को सबसे पहले वक्ता के रूप में मैं सादर आमंत्रित करती हूं। डॉक्टर सुशील त्रिवेदी जी। देवी और सज्जनों, ठीक है, देवी और सज्जनों, ये मेरे लिए एक बड़े गर्व की बात है कि यहाँ मैं विनोद कुमार शुक्ल जी पर बातचीत कर रहा हूँ। विनोद कुमार शुक्ल से मेरे संबंध सन 1973 से रहे हैं। 1973 से लगातार, जब वो पहली बार भोपाल आए थे और तब तक उनका पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद छप गया था। उसके बाद भोपाल में बैठकर जब वो अपनी साहित्य रचना कर रहे थे तब से लगातार। उसके बाद जब 2000 में राज्य बना तब हम रायपुर आ गए तो शुक्ल जी नियमित रूप से मेरे घर आते रहते थे और मैं भी उनके पास जाता रहता था। मैं हिंदी की एक सबसे पुरानी पत्रिका, हिंदी की सबसे पुरानी पत्रिका छत्तीसगढ़ मित्र का संपादन कर रहा हूँ पिछले 15 साल से। 15 साल थे और हमने दिसंबर 2016 में, आज से लगभग 10 बरस पहले, एक विशेषांक निकाला था। ये मैंने संपादित किया था। उनके ऊपर काफ़ी काम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया है। यहाँ विनोद कुमार साहित्य के सबसे बड़े पुरोधा रमेश अनुपम बैठे हैं। वास्तव में उनको यहाँ होना चाहिए था पर उन्होंने मना कर दिया। एक बात जानना चाहिए कि रमेश अनुपम जी लगातार लगभग प्रतिदिन, नियमित नहीं, लगभग प्रतिदिन विनोद कुमार शुक्ल के साहित्य पर लिख पढ़ रहे थे। और अभी जब उनको अंतिम सर्वश्रेष्ठ सम्मान मिला ज्ञानपीठ का, तब अनुपम जी वहीं थे। तो शायद मैं अकेला व्यक्ति था जिन्होंने शुक्ल जी पर बातचीत की थी। मैं 3 बातें कहना चाहता हूँ। पहले, क्या जायसवाल जी आप बहुत एजुकेशन निकालते हैं? 3 बातें हैं। पहली बात ये कि छत्तीसगढ़ ने जिस तरीके से हिंदी साहित्य को पिछले 200 वर्षों में, क्यों अनुपम जी, पिछले 200 वर्षों में बार बार दिशा दी है। ऐसे कुछ आंदोलन जो छत्तीसगढ़ से निकले, उसमें पहला था कि कबीर दास के दोहों का धनी धर्मदास ने संपादन किया। इस तरीके से कबीर रत्नावली पहली बार प्रकाश में आई। क्या पारे जी? दूसरा महत्वपूर्ण है कि रतनपुर में जो मिश्र बंधु थे उन्होंने संस्कृत में संध शास्त्र बनाया। फिर उसके बाद 1857 में, ये बड़ा जरूरी है क्योंकि जब हम विनोद जी बात करते हैं कि 1857 में ठाकुर जगमोहन सिंह ने श्यामा स्वप्न लिखा, तो प्रकृति
और फैंटेसी को लेकर पहली रचना मानी जाती है, जिसकी चर्चा रामचंद्र शुक्ल ने अपने ग्रंथ में की। उसके उपरांत हम जानते हैं कि 1894 में जिसकी चर्चा की आचार्य जगन्नाथ भानु ने हिंदी का पहला छंदशास्त्र लिखा, हिंदी का पहला काव्यशास्त्र लिखा, जिस पर मेरी पीएचडी और शायद मेरे अलावा हिंदुस्तान में उन पर किसी ने काम नहीं किया है। फिर उसके बाद की बात है कि माधवराव जी सप्रे ने 1900 में यहाँ से छत्तीसगढ़ मित्र निकाला, हिंदी की पहली कहानी लिखी। और दूसरी बात, मैडम पारे ये मान के चलिए कि 1970 में मैंने लिखा था लेख धर्मयुग में, जो लीडिंग आर्टिकल छपा था कि हिंदी में समालोचना की शुरुआत कब, 1970 में हिंदी में समालोचना की शुरुआत माधवराव सप्रे ने की थी। कि मेरा आर्टिकल धर्मयुग में लीडिंग आर्टिकल छपा था फ्रंट कवर पेज स्टोरी ग्रुप में। उसके बाद हम जानते हैं कि पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ने कथा समालोचना की शुरुआत की और उनके साथ ही मुकुटधर पांडे ने छायावाद की शुरुआत की। उसके बाद हम पाते हैं कि लगातार मुक्तिबोध ने जिस तरीके से फैंटेसी की बात की, जिस तरीके से प्रगतिशीलता की बात की, वह अपने आप एक केंद्र बिंदु है। फिर श्रीकांत वर्मा, इन्होंने बात की। और उसके बारे में मानता हूँ कि 1986 के बाद भारत के साहित्य में श्री विनोद कुमार शुक्ल ने अपनी कविताओं और अपनी कथाओं और अपने उपन्यास के द्वारा एक बिल्कुल नई दिशा दी। वे हिंदी के सर्वाधिक चर्चित रचनाकार, जिन्हें वैश्विक पहचान मिली थी। उनकी विशिष्ट भाषिक बनावट, संवेदनात्मक गहराई, उत्कृष्ट क्षमता से उन्होंने भारतीय साहित्य को अद्वितीय रूप से समृद्ध किया था। अपने प्रारंभिक रचना काल में उन्होंने हिंदी कविता को अपने मौलिक कृतित्व से संपन्न किया था और इस कृतित्व के द्वारा उन्होंने पूरे भारतीय काव्य से एक अलग पहचान बनाई थी। और इसको गौर करके कि जब हम शुक्ल जी को परखना चाहते हैं तो ये जाने कि उनने किसी भी कवि या किसी भी काव्य आंदोलन या किसी भी अन्य विचारधारा का कभी भी कोई अनुगमन नहीं किया। क्या सौरभ जी, इस मामले में हिंदी नहीं, पूरे भारतीय साहित्य के वह अकेले रचनाकार हैं जिन्होंने अपनी काव्यशैली, अपना चिंतन, अपना प्रतीक रचना, सब कुछ उन्होंने अपने ढंग से ढाला था और इसीलिए उनकी अलग पहचान बनी। शुक्ल जी की कविता में कोई महिमा मंडित व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक ऐसा मनुष्य है जो अपनी साधारणता में लगातार हिंसा या शोषण का शिकार होता है या खुद ही शोषण करता है और दिखाई देता है। उनकी कविता में मनुष्य बिना किसी अलंकारिकता के अपनी साधारणता में सामने आता है और बड़ी बात यह है कि मनुष्य होने की बेडमना की चिंता को उन्होंने व्यक्त किया। ये बड़ी बात है। अगर शुक्ल जी को समझना है तो ये मानना होगा कि भारत का जो निम्न मध्य वर्ग है और जो मध्य वर्ग है, निम्न मध्यम वर्ग और मध्य वर्ग, उसकी दुनिया को, उसकी रोजमर्रा जिंदगी को उन्होंने अप्रत्याशित रूप से प्रस्तुत किया। और एक बात है, किसी भी कवि या रचनाकार की क्षमता इस बात से आंकी जाती है कि उसका शब्द भंडार कैसा है, उससे कैसे मुहावरे हैं। तो इसको गौर करेंगे अनुभव जी, इसको गौर करेंगे कि शुक्ल जी का शब्द भंडार अत्यंत सीमित है, लेकिन उन्होंने सीमित शब्द भंडार से मानव संसार और उसके अंतर्गत क्रियमाण, उसके अंतर्गत जो सक्रिय संबंधों हैं उसको बारीकी से उजागर किया। उनकी रचना में कोई भी चालू मुहावरा नहीं है, कोई चालू, वो अपना मुहावरा स्वयं करते हैं। अगर शुक्ल जी को समझना होगा तो उनका मुहावरा स्वयं करते हैं और उसकी अनुभव की शुद्धता पर विश्वास करते हैं। जैसे सुबह 6 बजे का वक्त, सुबह 6 बजे की तरह, सुबह 6 बजे का, सुबह 6 बजे तक उनकी कविताएं उद्धरण की तरह इस्तेमाल की जाती। जैसे हताशा में एक आदमी बैठ गया, व्यक्ति को मैं नहीं जानता था, हताशा को जानता था, इसलिए मैं उस व्यक्ति के पास गया, मैंने हाथ बढ़ाया, मेरा हाथ पकड़कर वह उठ खड़ा हुआ। वह मुझे नहीं जानता था, वह मेरे हाथ को जानता था। हम दोनों साथ चले, दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, साथ चलने को जानते थे। इस तरीके से कि भाषा का, इसको रेखांकित करें मैडम, कि भाषा का जैसा नया और अराजक, दोनों बात बोलो, नया और अराजक
किंतु सृजनात्मक प्रयोग शुक्ल जी ने किया, वैसे हिंदी साहित्य में किसी ने किया, बल्कि भारतीय साहित्य में किसी ने किया। अपनी संवेदना, अपने नए शिल्प के आधार पर उन्होंने उसको एक नए क्षितिज पर दिया। एक और बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात, कि उनकी कविता में कोई पारंपरिक लय और छंद नहीं है, किंतु उनके वाक्यों में लय बहुत बारीकी से आता है। अगर पहाड़ चट्टान वाली कविता देखें तो उसमें लगातार लय आपको मिलेगा, और इसीलिए कहा जाता है कि उनकी कविता में छत्तीसगढ़ के संगीत की सिम्फनी उभरती है और छत्तीसगढ़ के मनुष्य के सलाहकारों का चित्र उभरता है। मैं अगली बात को जल्दी समाप्त करना चाहूँगा उनके उपन्यास काम को लेकर, क्योंकि वो जितने बड़े समर्थ कवि थे उतने ही समर्थ उपन्यासकार थे। ये तय करना मुश्किल होता है कि कवि बड़े थे या उपन्यासकार बड़े थे, पर बड़ी बात यह है कि उन्होंने अपने उपन्यास में लोक आख्यान और आधुनिक महसूस की अस्तित्वमूलक आकांक्षाओं को एक साथ समन्वित किया था। इस प्रक्रिया में उन्होंने नए कथा ढांचे और नई संरचनात्मक शैली का आविष्कार किया। अपने उपन्यास के माध्यम से उन्होंने हमारे दैनंदिन जीवन के विभिन्न आयामों को कुशलता से उभारा है। एक बड़ी बात है कि उनके 3 उपन्यास, जिसको उपन्यास त्रयी कहा जाता है, कि इस तरीके से बात आती है कि तीनों दिन कि नौकर की कमीज पहले आई। नौकर की कमीज के आते साथ ही सरल कथानक वाला एक विराट व्यंग्य उपन्यास हमारे सामने आया। उसके बाद दूसरा उपन्यास आया खिलेगा तो देखेंगे, जिसमें कथा की रेखा सरल नहीं थी, वह अपने ढंग का एक अलग उपन्यास था। फिर उसके बाद इन 2 उपन्यासों के द्वारा एक बड़े शैलीकार के रूप में विनोद कुमार शुक्ल स्थापित हो गए थे। लेकिन फिर आया दीवार में खिड़की रहती थी। इस प्रकाशन से विनोद कुमार शुक्ल की वैश्विक पहचान बनी। ये उपन्यास त्रयी है, तीनों की कथा में कोई संबंध नहीं है, पर तीनों की चिंताएं एक समान है। दीवार में खिड़की रहती थी में समाज में हाशिए में पड़े हुए लोगों की कथा कही गई है, और दीवार में खिड़की उपन्यास एक प्रकार से काव्यात्मक है। इसमें काव्यात्मकता सिर्फ भाषा के स्तर पे नहीं है। क्या सौरभ जी, इस उपन्यास में काव्यात्मकता भाषा के स्तर नहीं बल्कि पूरे दृष्टिकोण में है। पर यह पूरा उपन्यास गद्यात्मक है, और इसीलिए इसका गद्य इतना ठोस चुस्त और सुबोध है कि अमूर्त विषय भी नितांत आत्मीय लगते हैं। मैडम पारे, एक बड़ी बात है, हम खिड़की की बात करते हैं, जब भी बात होती है विनोद कुमार शुक्ल की तो खिड़की। पर मेरा कहना है कि इन उपन्यासों में घर एक बहुत बड़ा और खूबसूरत हिस्सा है, क्योंकि घर ही आएगा तभी तो खिड़की आएगी ना, चाहे एक कमरे का घर हो। और अगर हम सब जानते हैं कि लगातार उनके इंटरव्यू से किस तरीके से उन्होंने अपना जीवन रायपुर में शुरू किया था, एक कमरे के घर में, कैसे वहाँ 3 तरह के स्वयं कॉलेज जाते थे, और यही पूरा प्रतीक उनकी इस कृति में है। अगर देखें तो कि उन्होंने एक पूरा उपन्यास जो लिखा है तो उनका निजी अनुभव का है। और एक और बात है, घर के लिए वो कहते हैं कितना सुख है बार बार घर लौट आने का, इसलिए मैं बार बार घर से बाहर जाता हूँ। इसलिए हम खिड़की के साथ साथ घर की बात करें। और बड़ी बात यह है कि पूरा उपन्यास दीवार में खिड़की रहती है, एक कमरे, और उसमें खिड़की पर सिमटा हुआ है। मैं कहना चाहूँगा कि शुक्ल जी को समझने के लिए, शुक्ल जी के साहित्य की खिड़की को समझने के लिए आकांक्षा जी केवल कविता नहीं, केवल कहानी नहीं, केवल उपन्यास नहीं, उनको सबसे ज़्यादा समझने के लिए उन्होंने बच्चों और किशोरों के लिए जो कविताएं और उपन्यास लिखे उनको देखना होगा, क्योंकि ये भी एकदम से भारत ही नहीं पूरे वैश्विक परिदृश्य में एक नए ढंग का, क्या सौरभ जी, एक नए ढंग का कि ऐसा बाल साहित्य लिखा है जो केवल
बच्चों के लिए, केवल किशोरों के लिए या युवाओं के लिए नहीं, तो हमारे सबके लिए भी है। और उसकी जो भाषा शैली और उसमें जो रूपांकन किए गए हैं वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। शुक्ल जी की जब भी कोई नई किताब आती थी तो बड़े प्रेम से मुझे अपने हाथ से भेंट किया करते हैं। मैंने कभी हिम्मत नहीं की। मेरी लगभग 40-50 किताबें छपी, 50 साहित्य अकेडमी, नेशनल बुक ट्रस्ट वगैरह से, हिंदुस्तान के सारे बाबी। ये मेरी कभी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं उनको अपनी किताब भेंट कर सकूं, तो मुझे हमेशा संकोच लगता था कि मैं क्या भेंट करूं, जब वो मुझे भेंट कर रहे हैं। और उनके लिए वो हस्ताक्षरित ग्रंथ मेरे लिए एक धरोहर है। शुक्ल जी ने कहा था, अनुपम जी इसको ध्यान करिए, मुझे बच्चों किशोरों से बहुत उम्मीदें हैं। ये खिड़की है, ये शुक्ल साहित्य की खिड़की है कि मुझे बच्चों किशोरों से बहुत उम्मीद है। हर मनुष्य को अपने जीवन में एक किताब जरूर लिखनी चाहिए। अच्छी किताबें हमेशा साथ होनी चाहिए। अच्छी किताब को समझने के लिए हमेशा जूझना पड़ता है। किसी भी क्षेत्र में शास्त्रीयता को पाना, उस क्षेत्र के सबसे बड़े साहित्य के पास जाना है। इसको गौर करें, किसी भी क्षेत्र में शास्त्रीयता को पाना, उस क्षेत्र के सबसे अच्छे साहित्य पास जाना। विनोद कुमार शुक्ल का यह कथन उनकी पूरी जीवन दृष्टि को कुछ शब्दों में लाता है और उनके साहित्य को जानने, बूझने और पहचानने तथा अपने आप में संभाल लेने के लिए एक खिड़की उपलब्ध कराता है। एक अंतिम बात कहना चाहूँगा, बहुत ज़रूरी बात है, क्योंकि अभी बाकी वक्ताओं को बोलना है। शुक्ल जी मानते थे कि जीवन में असफलताएं, गलतियां, आलोचनाएं सभी तरफ पड़ी मिल सकती हैं। वे बहुत सारी हो सकती हैं। उस बिखराव को किसी कोने में अच्छा कहीं छुटका हुआ पड़ा होगा। दुनिया में जो अच्छा है, उस अच्छे को देखने की दृष्टि हमें स्वयं को पानी होगी। उसकी समझ खुद विकसित करनी होगी। हमें अपनी रचनात्मकता पर ध्यान देना होगा। जब कहीं किसी का साथ ना दिखाई दे, शुक्ल जी को बनियास को समझने के लिए कि जब किसी का साथ ना दिखाई दे तब भी चलो, अकेले चलो, चलते रहो। जीवन में उम्मीद सबसे बड़ी ताकत है। अर्थात अगर आप विनोद जी के साहित्य को समझना चाहते हैं तो मान चलिए उसमें उम्मीदें हैं, उसमें संघर्ष है लगातार। और इसीलिए विनोद कुमार शुक्ल साहित्य के लिए पढ़ना लिखना सांस लेने की तरह था। विनोद जी बार बार कहते थे, पढ़ना और लिखना मेरे लिए सांस लेने की तरह है। इसलिए सौरभ जी, इसीलिए मेरा कहना है कि विनोद कुमार शुक्ल का साहित्य पढ़ना हमारे लिए भी सांस लेने की तरह है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुशील त्रिवेदी जी। अभी हम डॉक्टर सुशील त्रिवेदी जी के विचारों से अवगत हुए और इन्होंने विनोद कुमार शुक्ल जी के बारे में एकदम सही कहा कि वो हमेशा कहते थे कि जीवन में पढ़ना और लिखना मेरे लिए सांस लेने जैसा था। और जैसा कि इन्होंने कहा कि वो बोलते थे कि मुझे बच्चों और तरुणों से बहुत उम्मीदें हैं। और जैसा कि हमको पता भी है कि वो एक अच्छे कविता लिखने के साथ साथ, उपन्यास के साथ साथ तरुणों और बच्चों के ऊपर भी काफ़ी ढेर सारी उनकी रचनाएं हैं। एक और अच्छी चीज़ जो उन्होंने कही कि दुनिया को अगर अच्छा बनाना है तो हमें अच्छे साहित्य को पढ़ना और समझना होगा। हो सकता है एक बार पढ़ने में हमें कोई चीज़ समझ में ना आए तो उसे दोबारा पढ़िए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब मैं दूसरे वक्ता के रूप में सादर आमंत्रित करना चाहती हूँ हमारे समय की सुप्रसिद्ध कथा लेखिका आदरणीय आकांक्षा पारे जी को। आकांक्षा पारे जी हिंदी साहित्य में एक महत्वपूर्ण युवा कथाकार, कवित्री और पत्रकार के रूप में स्थापित हैं। आपकी प्रमुख कहानियों में 3 सहेली, 3 प्रेमी, पिघली हुई लड़की, 72 धड़कने, 73 अरमान, ठिकाना आदि प्रमुख हैं। वर्तमान में आप दिल्ली से प्रकाशित होने वाली आउटलुक के संपादकीय विभाग में सेवाएं दे रही हैं। आकांक्षा पारे जी। सम्मानित मंच और मेरे उपस्थित सारे दोस्तों, सबसे पहले तो बहुत आभार और विनोद जी की स्मृति को नमन। और मैं आभारी हूँ कि मैं इस मंच पे विनोद कुमार शुक्ल के बारे में बोल पा रही हूँ। हालांकि उनके बारे में बोलने का
अधिकार पाने के लिए भी बहुत ज़्यादा अभ्यास और अध्ययन की ज़रूरत है। सात्र के एक वाक्य से शुरू करना चाहूँगी। सात्र ने एक बार कहा था कि अगर एकांत में भी आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं तो यकीन मानिए कि आप बुरी संगत में हैं। ये बुरी संगत क्या है? अगर आप उस एकांत को ही आनंद नहीं उठा पा रहे हैं उसका, या उसमें भी आप अपने अंदर झांक नहीं पा रहे हैं, अपने बारे में सोच नहीं पा रहे हैं, अपने को नहीं देख पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपको उस एकांत की कीमत नहीं मालूम। विनोद कुमार शुक्ल अध्ययन का वो एकांत हैं। अगर आप विनोद कुमार शुक्ल को पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले उस एकांत को आत्मसात करना होगा, जो उनको पढ़ने की अनिवार्य और पहली शर्त है। उनको पढ़ते हुए आपको दो तरह के लोग मिलेंगे, जिन्होंने या तो उन्हें खारिज किया दुरूह बोलकर, या जिन्होंने उनसे बेइंतहा मोहब्बत की। बेइंतहा मोहब्बत करने वालों से सवाल किया ही नहीं जाना चाहिए कि वो मोहब्बत क्यों करते हैं, क्योंकि मोहब्बत करने का कोई पैमाना नहीं होता। लेकिन जो लोग उनको दुरूह मान के चलते हैं, दरअसल वो उस एकांत को नहीं समझते हैं जो दुनियावी चीज़ों के साथ आपके भीतर अंदर और अंदर चलती जाती हैं, जिसमें प्रकृति है, लेकिन प्रकृति का अंश है, लेकिन प्रकृति आपके आसपास है, लेकिन कहीं भी कभी भी वो ऐसे आपके सामने नहीं आती है कि राम और सीता पति पत्नी थे और वो 14 वर्ष के वनवास के लिए गए थे। इतने साधारण सरल वाक्यों में जब उनका लेखन नहीं आता है तो हमारे लिए सबसे आसान हो जाता है उनको दुरूह कहकर खारिज कर देना, क्योंकि ये आसान तरीका हमने इसलिए अपनाया है कि उनको पढ़ते हुए दरअसल हम ये समझ ही नहीं पाते हैं कि जो मन की आकांक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं, वो हर व्यक्ति की एक जैसी हैं। आप उनकी किसी भी चीज़ को उठाकर पढ़ लीजिए, आपको आसपास ऐसा लगेगा कि ये आपकी मन की इच्छा थी और ये उन्होंने शब्दों में पिरोकर लिख दी है। जैसे हम अभी सुशील सर ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कह दी हैं। जब बाल साहित्य की बात आती है, एकलव्य से प्रकाशित एक पुस्तक है, उनकी 2 पुस्तकें हैं, गमले में जंगल और गोदाम। ये 2 पुस्तकें ज़रूर पढ़नी चाहिए। मैं गमले में जंगल किताब को बच्चों के बीच पढ़ती हूँ और फिर मैं उसे समझाती हूँ, और कई बार मैं उसके सेशंस लेती हूँ बड़े बड़े लोगों के लिए। मतलब सेशंस का मतलब मेरे घर कोई भी आता है और मुझे एक बीमारी है कि मैं उस गोदाम या उस गमले में जंगल को पढ़ के उनको बताना चाहती हूँ। मुश्किल से 15 पेजों की वो किताब है और पूरे इलस्ट्रेशंस हैं, चूँकि वो बच्चों के लिए है, और उस पर 25 लाइनें होंगी, जिसमें वो पहले वाक्य में कहते हैं, पहला ही उसके पन्ने पे पहला वाक्य है कि अगर सारा भीतर अंदर आ जाएगा तो बाहर क्या रहेगा। सारा भीतर का मतलब, अगर आप सब कुछ जंगल में, आप घर के अंदर सजावटी पौधे लगा रहे हैं, घर के अंदर बोनसाई लगा रहे हैं, और बाहर आप एक चमचमाती जगह में जाकर 5 करोड़ का फ्लैट खरीद रहे हैं जो पूरे जंगल को साफ करके बना दिया गया है। उस जंगल में पहुंचने के बाद आपने कंक्रीट के जंगल में जाकर और अपने घर में बोनसाई लगा दी है, और आप ये संतुष्ट होते हैं, ये बताते हैं कि आप कितने बड़े प्रकृति प्रेमी हैं। आपके घरों में गमले ही गमले होते हैं और आप उसको फ्लॉन्ट करते हैं अपने फेसबुक पेज पे, अपने इंस्टाग्राम पे, कि आप मेरा बंगले, मेरे बालकनी का, मेरे टेरेस, आजकल टेरेस गार्डन का बड़ा फैशन आया है, उस टेरेस गार्डन पे जो किताब लिखते हैं विनोद कुमार शुक्ल, गमले में जंगल, उस किताब को पढ़ा जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि वो किताब बच्चों से ज़्यादा बड़ों को पढ़ी जानी चाहिए। उस किताब के माध्यम से जब आप पढ़ते हैं और आप जब दीवार में खिड़की रहती है तक पहुंचते हैं, तब आपको पता चलता है कि प्रकृति स्थायी रूप से उनका एक भावना है जो हर किताब में, हर रचना में उनके पास आती है। वो बताते हैं कि यदि आप प्रकृति को नहीं बचा पाएंगे तो आप मनुष्यता भी नहीं बचा पाएंगे। यदि आप पेड़ पौधों को नहीं सहज पाएंगे तो आप अगली पीढ़ियां भी नहीं सहज पाएंगे। बॉटनिक में हम लोग ने, अगर किसी ने साइंस, हम लोग 10th तक साइंस पढ़े, हमको पॉलिनेशन पढ़ाया जाता था। अगर आपने पॉलिनेशन, आपको ध्यान हो तो पॉलिनेशन में
रहता है अवांछित पौधे जो होते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा ये जो अकाव जिसको हमारे मध्य प्रदेश में इंदौर में बोलते हैं, आंकड़े का पेड़ होता है जो शंकर को भी चढ़ाया जाता है। पॉलिनेशन में सबसे ज़्यादा वो फैलता है फरवरी के महीने में, और वो हर जगह जाकर कहीं कहीं उसके बीज जो होते हैं वो ज़मीन में दब जाते हैं और फिर वहाँ एक पेड़ उग जाता है। ऐसे कई पेड़ होते हैं जो पॉलिनेशन के साथ आते हैं और उग जाते हैं और जंगल बन जाता है। दरअसल हमारा मन वो ज़मीन है और विनोद कुमार शुक्ला वो पॉलिनेशन वाले व्यक्ति हैं। वो हमारे अंदर पॉलिनेशन करते हैं, उनकी रचनाएं बीज बनकर उड़ती हैं, हमारे आसपास फैलती हैं, और अगर हम उन्हें समझना चाहते हैं, हमारे अंदर अगर भावनाओं का वो खाद और पानी है, तो उनका लेखन, उनके शब्द बीज बनकर हमारे अंदर गहरे उतर जाते हैं। जब हमारे अंदर वो बीज गहरे उतरते हैं, तब जाकर हम समझ पाते हैं कि विनोद कुमार शुक्ल होने का मतलब क्या है। विनोद कुमार शुक्ल होने का मतलब है, जिनसे अगर आप उनका पता पूछें तो वो बोलते हैं कि वही कोने का मकान, चंपा के पेड़ वाला घर। अगर कोई व्यक्ति अपना घर ऐसे बता सकता है, तो इसका मतलब सोचिए कि प्रकृति और साहित्य को, जब हम कहते हैं कि मुझे साहित्य पसंद है, तो हमें दरअसल साहित्य नहीं पसंद होता है। दरअसल हमें वो भावनाएं पसंद होती हैं जो हमारे अंदर होती हैं, वो उद्गार हमारे अंदर होते हैं, लेकिन हर व्यक्ति उसको अभिव्यक्त नहीं कर पाता है। विनोद कुमार शुक्ल ने हमारे लिए वो काम किया और उनकी उन रचनाओं ने हमारे लिए उन चीज़ों को बाहर लेकर आई, तो हमें लगता था कि हाँ, हम यही सोच रहे थे और ये उन्होंने लिख दिया है। जैसे मैं एक और उनकी बच्चों की किताब का एक जिक्र करना चाहती हूँ। गोदाम उस किताब का नाम है, और वो गोदाम भी एकलव्य से ही प्रकाशित किताब है। गोदाम में एक व्यक्ति है जो घर में रहता है, किराएदार है, और मुझे लगता है कि किराएदार होना मतलब हम सब मकान मालिक होने के बाद भी कहीं ना कहीं किराएदार हैं। हम अपने घरों को जैसे रखते हैं, जब हम अपने खुद के घर में जाते हैं तो हम तभी भी हम किराएदार बनकर ही रहते हैं, क्योंकि हमें पता है कि सारी ज़िंदगी हम उस घर में नहीं रह पाएंगे। कोई एक चीज़ है जो हम जानते हैं कि हम नश्वर हैं और हम किसी दिन यहाँ से विदा होंगे। वो गोदाम उन चीज़ों को लेकर आता है, और वह व्यक्ति कहता है, मकान मालिक उसको, कि भाई अब तुम मकान खाली कर दो। बोलता हाँ, मैं मकान ढूंढ रहा हूँ। फिर कुछ दिन बाद वो व्यक्ति उसको फिर बोलता है, मकान मालिक, कि भाई मकान खाली कर दो। बोले हाँ, मैं ढूंढ रहा हूँ। बोल रहे इतनी नई नई कॉलोनी बन गई है, सब कुछ हो गया है, क्या तुम्हें मकान नहीं मिलता? कहता है नहीं, मुझे पेड़ वाला मकान नहीं मिलता, मैं ऐसा मकान ढूंढ रहा हूँ जहाँ एक पेड़ हो। तो उसने कहा ये क्या बात हुई, क्या तुम चिड़िया हो? उसने कहा नहीं, मैं मनुष्य हूँ, इसलिए मुझे पेड़ की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं कि चिड़ियाओं को ही हमेशा पेड़ की ज़रूरत होती है। तब एक दिन जब वो घर लौटता है तो वो पेड़ देखता है, मकान मालिक पेड़ कटवा रहा है, तो वो बोलता है ये क्या, तुमने मुझे निकालने के लिए पेड़ कटवा दिया? तो कहता है हाँ, अब ना पेड़ रहेगा और ना तुम रहोगे, क्योंकि तुम पेड़ की वजह से घर नहीं छोड़ रहे थे। वो व्यक्ति लिखता है किराएदार कि मैंने उसी दिन अपना सामान समेटा, और सामान समेट के मैं एक गोदाम में चला गया, क्योंकि मेरे रहने के लिए गोदाम जगह भी ठीक थी बिना पेड़ के, तो मैं एक सामान ही हूँ, और सामान अक्सर गोदाम में ही रहा करते हैं। तो जो इतनी छोटी सी चीज़ों में इतनी बड़ी चीज़ें बता देता है, वो व्यक्ति विनोद कुमार शुक्ल से जब आप मिलते हैं, मैं एक ही बार उनसे मिल पाई हूँ, दिल्ली में वो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में आए थे, और मैंने उनको कहा कि मैं आपका इंटरव्यू करना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा कि तुम मेरा इंटरव्यू करके क्या करोगी? मैंने कहा जो एक पत्रकार करता है, मैं इंटरव्यू करूँगी, अपनी पत्रिका में छापूँगी। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि कितने पेज छापोगी? मैंने बोला आप इतने बड़े कवि हैं, इतने बड़े कथाकार हैं, इतने बड़े साहित्यकार हैं, हमारा तो दफ्तर अभिभूत है कि मैं आपका इंटरव्यू लेने आई हूँ, तो मैं कम से कम 2 पेज छापूंगी। तो उन्होंने कहा नहीं, सिर्फ एक ही कॉलम छापना, क्योंकि ज़्यादा छापने से ज़्यादा पेजेस लगेंगे, ज़्यादा पन्नों से ज़्यादा पेड़ कटते हैं, और मुझे पेड़ इतने पसंद हैं कि मैं नहीं चाहता कि मेरे साक्षात्कार पर भी 2 पन्ने आप वेस्ट कर दें। और मैं उन्हें देखती रह गई कि जहाँ लोग मुझसे कहते हैं कि हमें कवर पे ले लीजिए, हमें 5 पन्ने के दे दीजिए, हमें ये कर दीजिए, वह व्यक्ति मुझसे एक पेड़ बचाने के लिए कह रहा है कि अगर आप 2 पन्ने मुझ पे लगा देंगी तो आपको किसी और चीज़ के लिए भी तो पेजेस चाहिए रहेंगे, तो आप उसमें ज़्यादा पेजेस बढ़ाएंगी, और फिर ज़्यादा पेजेस बढ़ाएंगी तो इसका मतलब है आप ज़्यादा पेड़ का इस्तेमाल करेंगी, ज़्यादा पन्ने लगेंगे। तब मैंने उनसे कहा कि आप प्रकृति के पुजारी हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं मनुष्यता का पुजारी हूँ। ऐसे मनुष्यता के पुजारी को मेरा सादर नमन, और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं मतलब विनोद कुमार शुक्ल की इतनी बड़ी प्रशंसक हूँ कि उनके बारे में मैं कुछ भी जो मुझे ऐसा लगता है कि मैं मतलब अगर उसका दशमांश भी कह पाई तो मैं आपको अपनी को बहुत सौभाग्यशाली समझूंगी। आप लोगों ने सुना, बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आकांक्षा जी। आपने बहुत सही कहा कि विनोद कुमार शुक्ल जी प्रकृति प्रेमी थे। वे जितने बेहतर मनुष्य, जितने बेहतर कवि थे, उससे कहीं बेहतर वो अपनी मनुष्यता को ऐसे दिखाते थे कि उन्हें प्रकृति से, पेड़ पौधों से, सबसे बहुत प्यार था। एक बार की बात है, हम में से किसी ने उनके घर का पता पूछा तो उन्होंने बड़े ही विनम्र भाव से कहा कि आओ मैं पता बताता हूँ। फिर वो शाश्वत गोपाल भैया से फ़ोन लिए और फिर उन्होंने पता बताया। उन्होंने कहा कि देखो, गली नंबर 4 के एक घर होगा, उस घर के बाहर 2 कारें खड़ी होगी, एक मारुति सुजुकी, एक इंडिगो। कारें तो आती जाती रहेंगी, लेकिन उस घर में एक आम का वृक्ष होगा, वृक्ष वही रहेगा, वही मेरा घर है। तो आपने जो बताया वो निसंदेह विनोद कुमार शुक्ल की रचनाओं में हमें देखने को मिलती है, फिर चाहे वो गोदाम हो या उनकी अन्य कविताएं हो। और आपने बहुत सही कहा कि गोदाम में उस व्यक्ति को उस घर से प्रेम नहीं था, उस पेड़ से प्रेम था। वो कहता है कि बिना पेड़, बिना प्रेम के तो मैं एक सामान हूँ, और सामान की सही जगह जो है वो गोदाम ही होती है। कार्यक्रम की कड़ी को मैं आगे बढ़ाते हुए अब मैं हमारे तीसरे वक्ता के रूप में आदरणीय सौरभ शर्मा जी को आमंत्रित करना चाहूँगी, मंच पे सादर आमंत्रित करना चाहूँगी कि सौरभ शर्मा जी जनसंपर्क में अधिकारी के पद को सुशोभित कर रहे हैं। ये केवल अधिकारी ही नहीं हैं, वरन ये साहित्य के भी विद्यार्थी हैं, जो एक लंबे समय से साहित्य का अध्ययन कर रहे हैं और विनोद कुमार शुक्ल पर उनका ज्ञान अभिभूत करता है। तो मैं ऐसे साहित्य अनुरागी श्री सौरभ शर्मा जी से सादर आमंत्रित करती हूँ। श्री सौरभ शर्मा सर। थैंक यू मैम। जैसे कि त्रिवेदी सर ने अभी बहुत विस्तार से बताया और आकांक्षा मैडम ने भी बताया, मैडम ने सार्त्र से अपनी बात शुरू की। मैंने परसों ही दैनिक भास्कर में एक शुरुआत का जो एक उनका सार्त्र का एक बहुत सुंदर कथन आया था। तो एक कथन ये था कि जीवन का कोई अर्थ नहीं है, जीवन का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन यही चीज़ है जो जीवन में नई संभावनाएं खोजती है और हमें नए अवसर प्रदान करती है। जो जीन पॉल सार्त्र थे या उस दौर में जो फ्रेंच राइटर थे काफ्का, अगर आपने काफ्का की एक फेमस कहानी मेटामॉर्फोसिस पढ़ी होगी तो उसका जो एक नायक है समसा करके एक सेल्समैन है, वो सुबह उठता है और उसको लगता है कि वो उसकी ज़िंदगी जो है कीड़े की तरह से वो रेंग रहा है। तो उसके चलने का, उसके जीवन का कोई अर्थ नहीं है, ऐसा वो महसूस करता है। लेकिन जहाँ पे हम विनोद कुमार शुक्ल जी को पढ़ते हैं और जो पाश्चात्य लेखक हैं और विनोद कुमार शुक्ल जी हैं, ये बिल्कुल दोनों ही एक उलट परंपरा है। जो फ्रेंच लेखक हैं या जो पाश्चात्य के जो लेखक हैं, वो हमें बहुत एक तरीके से जब हम उनको पढ़ते हैं तो हम एक निगेटिव फ्लो में चले जाते हैं। हमको लगता है कि जीवन एक बहुत निराशा भरा है, क्योंकि हम में से अधिकतर लोग जो है एक ज़िंदगी को जो प्लान करते हैं लिव लाइफ किंग साइज, लेकिन सबके बूते वो ज़िंदगी नहीं होती, सबके लिए वो ज़िंदगी नहीं आती सबके हिस्से में। एक हीरो जैसी लाइफ सलमान या शाहरुख या नरेंद्र मोदी जैसी लाइफ सबके लिए नहीं है। तो एक सामान्य जो किरदार है, अगर एक सामान्य किरदार भी अपनी बात रखता है, तो आप तक मेरी आवाज़ पा रही है? आ रही है? तो जो एक सामान्य किरदार है वो अपने जीवन में कैसे खुश रह सकता है, ये विनोद कुमार शुक्ल जी का जीवन और उनका लेखन हमको सिखाता है। जहाँ तक विनोद कुमार शुक्ल जी की बात है, आज का जो टॉपिक है स्मृति की खिड़कियाँ, साहित्य की खिड़कियाँ, तो मेरे जीवन में उनकी बहुत सारी स्मृतियाँ हैं। विशेषकर अनुभव शर्मा जी हैं और मैं, हम दोनों हमेशा एक साथ उनसे मिलते रहे हैं। और मेरा सौभाग्य है कि जब मेरा विवाह हुआ तो मैंने उनको आमंत्रण दिया। तो जब मेरा द्वारचार हो रहा था तो मैंने देखा कि दूर विनोद जी खड़े हुए हैं और राजेंद्र मिश्र जी भी थे, और बड़े जो एक अभिभावक की भाव से वो खड़े हुए थे। मैं उनके पास गया, मैंने उनके पैर छुए, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। जब भी रेमंड का एक ऐड आता था कंप्लीट मैन, तो उसके टीचर को बुलाता है, एक लड़का जब उसकी शादी होती है, उसके टीचर ने कई साल पहले उसको पढ़ाया था। जब वो आता है
तो टीचर के जो चेहरे में जो चमक होती है, वो चमक मुझे हमेशा जब भी वो ऐड देखता था तो याद आती थी। तो ये जो विनोद कुमार शुक्ल जी की जो शख्सियत है, वो बड़े कवि और बड़े लेखक तो थे, लेकिन उससे भी बढ़कर एक बहुत बड़े आदमी थे। जब भी उनसे मिलते थे एक बहुत सुकून महसूस होता था। 1-1.5 घंटे जब भी हम उनसे बैठते थे, तो आइंस्टीन का जैसे सापेक्षता का सिद्धांत होता है ना, कि वो कहते हैं कि जब आपको अगर किसी अंगार में बिठा दिया जाए तो आपको लगेगा कि यार बहुत लंबा समय है, लेकिन अगर एक अच्छी महफिल में बिठा दिया जाए तो समय जैसे उड़ने लगता है। तो विनोद जी के साथ जब भी हम बैठते थे तो ऐसा लगता था कि समय उड़ रहा है, और बड़े ही प्रेम से वो एक अभिभावक की स्थिति से हमको बताते थे। और उनके जीवन में जो है स्मृति शब्द का बहुत महत्व है। जब भी हम लोग बोलते थे, बात करते थे, वो स्मृति पे बहुत जोर देते थे। स्मृति आज का टॉपिक भी है। स्मृति किस लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। गीता आप सभी ने पढ़ी होगी, उसमें स्मृति शब्द जो आता है वो सांख्य योग में आता है, उसके बाद सीधे 18वें अध्याय में आता है। तो स्मृति शब्द जो है, जब गीता कंप्लीट होती है तो आखिरी में भगवान कृष्ण अर्जुन से पूछते हैं कि आपने जो है इतनी गीता सुन ली, और आप ये बताइए कि आपको क्या आपका जो संशय था वो दूर हुआ। तो भगवान श्री कृष्ण के जवाब में अर्जुन कहते हैं, एक श्लोक बोलते हैं, बड़ा सुंदर श्लोक है, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान में आच्युत स्थितो अस्मि गत संदेहे करिष्ये वचनम। तो मतलब आपके जो वचन मैंने सुने, मेरा मोह नष्ट हो गया है और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है। तो ये स्मृति प्राप्त कर ली है जो वो भूल गया था। तो अक्सर जब हम लोग जीवन में आते हैं तो हम लोग गैर जरूरी चीज़ों में उलझ जाते हैं। हम सुबह उठते हैं, हमारी दिनचर्या शुरू होती है, मोबाइल स्क्रॉल करना शुरू करते हैं, लेकिन उसी दिन हमारे गमले में जो एक फूल खिला वो अलक्षित रह जाता है। जीवन की जो एक छोटी छोटी सुंदरता है, आज ही मैं सुबह उठा तो मैंने देखा कि बाहर निकला तो चिड़ियों की चहचहाहट थी, आकाश एक अलग तरीके से रंगीन हुआ था। ये मैंने तब देखा जब मुझे लगा कि मैं विनोद कुमार शुक्ल जी को पढ़ता हूँ। अगर दीवार में खिड़की है तो मुझे अपनी दीवार की खिड़की से भी बाहर जाना चाहिए और उसे देखना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि विनोद कुमार शुक्ल जी का लेखन दुरूह है। एक किसी ने मुझे कहा कि इसमें दीवार में खिड़की रहती है, में हाथी आ जाता है। अब आज के ज़माने में जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी लोग सीमित यूज़ करते हैं, है ना, मतलब साइकिल है, गाड़ियां हैं, कारें हैं, कई लोग तो हेलीकॉप्टर भी अफोर्ड करने लगे हैं, तो कोई व्यक्ति अगर हाथी में जाए तो एक बड़ी अजीब बात होती है ना। लेकिन आप देखेंगे कि मतलब उस दौर में जब मैंने शाश्वत का संस्मरण पढ़ा तो वो जब यूनिवर्सिटी जाते थे तो हाथी में जाते थे। तो मुझे अचानक एक पुरानी पढ़ी हुई किताब याद आ गई, अराउंड द वर्ल्ड इन $8। आप लोगों ने इसकी एक फिल्म भी देखी होगी, जूल्स बर्न का नावल है। उसमें जब जूल्स बर्न का जो इस नावल में जो एक अटॉर्नी जो इंग्लैंड में रहता है, उसकी एक शर्त लगती है अपने दोस्तों से कि मैं केवल $8 में 64 दिन में पूरे वर्ल्ड को घूम लूँगा। तो इस शर्त में जब वो भारत आता है, तो हिंदुस्तान जब आता है तो वो बनारस से इलाहाबाद तक की यात्रा जो करता है वो हाथी से करता है। तो उस दौर में हाथी बड़े पॉपुलर होते थे। अब ये हाथी शब्द आप देखिए कि स्मृति और हाथी शब्द का बड़ा क्लोज रिलेशन है। हाथी की भी बड़ी स्मृति होती है, छत्तीसगढ़ में तो हाथी खूब है। आप देखा होगा आपने कि हाथी जिन जगहों से घूमते हैं वो बार बार उसी जगहों पे जाते हैं। ये जो एक समस्या हमारे यहाँ हाथी के जो विचरण की हुई है वो इसलिए भी है क्योंकि हमने हाथियों की ज़मीन एनक्रोच कर ली है। तो ये जो दीवार में जो खिड़की रहती है में जो एक किस्म की मतलब जो काल्पनिकता दिखाई गई है वो यथार्थता भी है। और जहाँ तक विनोद जी का सवाल है कि वो काल्पनिकता को एक तरीके से शेल्टर के रूप में यूज़ करते हैं कि जब भी हम यथार्थ से परेशान होते हैं तो हम अगर यथार्थ को कल्पना करें तो हमारे लिए बहुत कठिन होगा, क्योंकि हमको लगेगा कि जीवन बड़ा कठिन है। लेकिन जब भी हम कल्पना के शेल्टर में जाएंगे तब हमको लगेगा कि हमारा जीवन बड़ा सुंदर है। जैसे किसी शायद किरकेगार्ड ने कहा है कि मैं हमेशा जो है जब भी जीवन में संकट आते हैं मैं साहित्य के बंकर में प्रवेश करता हूँ। तो विनोद कुमार शुक्ल जी का जो लेखन है वो इसी तरीके से एक बंकर की तरह है जहाँ हम जाकर बड़े सुरक्षित हो जाते हैं। नौकर की कमीज के बारे में मैं कहना चाहूँगा, आज भारत और न्यूजीलैंड का मैच है। आप में से कुछ लोग यहाँ आए हैं लेकिन अधिकांश लोग उधर चले गए हैं। नौकर की कमीज में कुछ शुरुआती अध्याय में ही एक जिक्र है,
शद्दानी चौक के बारे में। रायपुर का शद्दानी चौक है और लोग सट्टा लगा रहे हैं, और सट्टा किस बात का लगा रहे हैं कि आज पानी कितना गिरेगा, आज पानी कितने देर तक गिरेगा, शाम तक गिरेगा, कब ख़त्म होगा, और इस बात पे सट्टा लगता है। आप देखिए कि शद्दानी चौक में जो सट्टा लग रहा है वो इस बात पे लग रहा है कि पानी कब गिरेगा, कैसे गिरेगा। आजकल तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आ गए हैं, लेकिन उसी समय एक व्यक्ति का संकट ये है कि अगर पानी गिरेगा तो उसके घर में जो है छत चूहेगी और उसको समस्या होगी कि वो कहाँ सोएगा। वो एक जगह चिन्हांकित करता है जहाँ पे छत नहीं चूहती है, और वो और उनकी वाइफ वहाँ पर सोते हैं, लेकिन समस्या ये है कि कल किस जगह पे वो रखे, क्योंकि उसको ये नहीं मालूम है, क्योंकि पानी जब गिरेगा तो वो जो एक लक्ष्मण रेखा लगा लेगा वो भी पिघल जाएगी। तो विनोद कुमार शुक्ल जी जैसे कहते हैं कि जो हमारी घड़ी में जो समय है वो सबका समय नहीं है। तो इसी तरीके से एक दुनिया में जो इतनी अलग अलग तरीके की जो दुनिया है वो विनोद कुमार शुक्ल जी हमें दिखाते हैं, और ये एक उनका एक बड़ा संसार है। एक आखिरी बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जब मैं आखिरी बार उनसे मिला तो मेरी बड़ी दिलचस्पी थी कि इतने उम्र होने के बावजूद उनके जीवन में ऐसा क्या है जो लगातार लिख रहे हैं। उन्होंने हम लोगों को उत्तर दिया कि आपको एक अच्छा, एक रचनाशील और एक कल्पनाशील और एक अच्छा जीवन जीना है तो हमेशा आपके भीतर एक कौतुक होना चाहिए, एक किस्म की उत्सुकता होनी चाहिए। वो उत्सुकता उन्होंने हमको सिखाई, और उसी उत्सुकता के सहारे हम बहुत सारे लोग जो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और जो विनोद कुमार शुक्ल जी को स्मरण कर रहे हैं, हम विनोद जी का जो है नमन करते हैं। और रायपुर साहित्य उत्सव के माध्यम से जनसंपर्क विभाग ने हमको इस बात का मौका दिया। त्रिवेदी सर को सुना, और रमेश अनुपम सर यहाँ बैठे हैं, आकांक्षा मैडम है, अनुभव शर्मा जी हैं, नीलिमा मैडम हैं। आप सभी ने मुझे ध्यान से सुना, आप सभी का शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ शर्मा जी। सौरभ शर्मा जी ने जो अभी कहा, मुझे लगता है कि वे आज के संदर्भ में बेहद प्रासंगिक है। जैसा कि उन्होंने कहा कि विनोद कुमार शुक्ल जी कहते हैं कि मनुष्य के भीतर एक कौतुक, एक उत्सुकता होनी चाहिए। जब तक उनके भीतर उत्सुकता नहीं होगी वो जीवन में कुछ नहीं कर सकते। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही किरकेगार्ड के बारे में उदाहरण देकर, कि किरकेगार्ड बोलते हैं कि जब भी जीवन में कोई संकट आता है तो हम साहित्य के बंकर में चले जाते हैं। ठीक उसी प्रकार विनोद कुमार शुक्ल भी कहते हैं कि जीवन में कुछ पाना है, कुछ नई चीज़ें करना है तो आप भी साहित्य रूपी बंकर में चले जाइए। और वो एक चीज़ और कहते हैं कि सबकी घड़ी में समान समय नहीं होता है। हो सकता है कि मेरी घड़ी मुझे अब मेरे अनुकूल समय बताए, आपकी घड़ी आपके अनुकूल समय बताए। आपको इसी कड़ी पे मैं विनोद कुमार शुक्ल एक बड़े वैश्विक कवि के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन उनके यहाँ स्थानीयता की जड़ें भी बहुत गहरी है। छत्तीसगढ़ी बोली का जितना सुंदर प्रयोग विनोद कुमार शुक्ल ने अपनी कविताओं में किया है, वैसा प्रयोग किसी अन्य कवि ने नहीं किया है। उनकी एक कविता है, एक लिखी जाने वाली ददरिया का दृश्य में अनुवाद है। जैसे ददरिया में एक वाक्य के नीचे दूसरा वाक्य है, बिल्कुल उसी तरह तालाब के पार पर लगे आमा के रुख के नीचे के दृश्य एक टूरी उदास बैठी है का दृश्य है। कार्यक्रम की घड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब मैं हमारे चौथे वक्ता के रूप में अनुभव शर्मा जी को सादर आमंत्रित करती हूं कि वे आए और विनोद कुमार शुक्ल जी पर अपने वक्तव्य प्रस्तुत करें। मैं बताना चाहूँगी अनुभव शर्मा जी अपर सचिव के पद पर माननीय राज्यपाल के यहाँ पदस्थ हैं। विनोद कुमार शुक्ल के साथ इनकी समय समय पर साहित्यिक परिचर्चा होती रही है और ये अनेकों पत्रिकाओं में छपते रहे हैं। अनुभव शर्मा जी। शुक्रिया मैडम। आप सभी का अभिवादन करते हुए मैं शुक्ल जी की चर्चा शुरू करूंगा। जैसा सौरभ ने बताया कि हमने लगभग 2003 में साहित्य की एक यात्रा शुरू की थी। ये वो दौर था जब हिंदी साहित्य से पहले सीधी मुलाकात हुई और तब एक नाम हम लोगों ने सुना, श्री विनोद कुमार शुक्ल जी का, और उसी कौतूहल को हम अपने मस्तिष्क में भरकर उनके निवास पहुँचे, जिसका जिक्र बार बार यहाँ पे आ रहा है। एक आम का पेड़, एक चंपा का पेड़। और मैं आपको बिल्कुल ये
100% सत्यता के साथ बताना चाहूँगा कि हम 20 बार उनके घर गए और हर बार उनका घर का रास्ता हम भूल जाते थे। ये वाकई सत्य है। मैं और सौरभ जब भी हमारी गाड़ी जब तक 4-5 बार घूमती नहीं थी और शाश्वत जी बाहर गेट पे नहीं आते थे, तब तक हम लोग सही ठिकाने नहीं पहुंच पाते थे, क्योंकि हम इतने व्यग्र रहते थे उससे मिलने का कि हम लोग हमेशा दिशा भटक जाते थे। शुक्ल जी का एक उपन्यास है, दीवार में एक खिड़की रहती है। उस उपन्यास में कुछ कौतूहल भरे बच्चे हुए हैं। वो बच्चे शुक्ल जो वहाँ का मुख्य पात्र है रघुवर प्रसाद, उसकी खिड़की में नीचे कच्ची ईंटें लगाकर अंदर झांकते हैं और ज़्यादातर मामले में ये होता है कि बच्चे की गर्दन तक ही वो पहुँच पाते हैं। उनके अंदर एक कौतूहल होता है, कमरे में मध्यम प्रकाश होता है और नायक रघुवर प्रसाद जो है उस बच्चे की तरह हाथ बढ़ाकर उनसे वार्तालाप करता है। हमारी स्थिति भी बिल्कुल वैसे ही थी। शुक्ल जी के जीवन में हमने भी वैसे ही कच्ची ईंटें लगाकर पहल झांकने का प्रयास किया। उस दौरान साहित्य के जिस जादुई लोक में हम पहुँचे, वो अमिट निशान आज भी मैं महसूस करता हूँ। साहित्य भिन्न भिन्न कोटि का पढ़ा, लेकिन जिया जो है वो शुक्ल जी के साहित्य को जिया, क्योंकि पहली बार एक लेखक को हम सुन रहे थे, फिर जाके उनकी रचनाओं को पढ़ रहे थे और फिर उन रचनाओं में जिन चीज़ों का जिक्र आता था उन चीज़ों को अपने आसपास देख रहे थे। मैं तो कहता हूँ कि छत्तीसगढ़ का जो इतिहास है उसका महाकाव्यात्मक रूप शुक्ल जी के साहित्य में मौजूद है। आप जरा गौर कीजिए उन बिंबों में, उन प्रतीकों में। मुझे याद है 2004 में शुक्ल जी ने मुझसे कहा था कि आप लिखिए ज़रूर, चाहे कुछ भी लिखिए। उन्होंने कहा कि और कुछ नहीं तो छत्तीसगढ़ी में इन चिड़ियों को क्या कहते हैं उनके नाम लिख लीजिए और एक पुस्तक उस पर प्रकाशित कीजिए। आप भले कोई बड़ा साहित्य ना लिख पाए, लेकिन वो साहित्य आने वाले साहित्य को एक दिशा दे देगा। वो हमसे हमेशा पूछते थे कि फाख्ता और पड़की अलग अलग है कि एक है। आप उनके पुस्तकों में इन छोटे छोटे प्रतीकों में इतनी गहन भावनाओं को देखेंगे कि जब सोनसी खिड़की पार करके जाती है, दीवार एक खिड़की में, तो जिस संसार में पहुंचती है वहाँ पे एक छत्तीसगढ़ की धूल भरी पगडंडी है, एक छोटी सी नदी है जो उथली है, कई किस्म के वृक्ष। अभी मैं यहाँ आया, मैंने कचनार का वृक्ष देखा। शुक्ल जी की साहित्य में कचनार का खिलना, खिलेंगे तो देखेंगे जैसे मौजूद है। वो छोटी छोटी चिड़ियाँ जो हमारे घर के आसपास घोंसले बनाती है, हम उन पर गौर नहीं करते। वो शक्करखोर जैसी छोटी सी चिड़िया जो शक्कर के पानी को चूसने के लिए फूलों में मंडराते रहती है, शुक्ल जी में वो प्रतीक के रूप में आती है और इतनी खूबसूरती से अपने को व्यक्त करती है कि आप उन भावनाओं को उस चिड़िए के उड़ने में हमेशा देख सकते हैं। शुक्ल जी कहते हैं अपने उपन्यास में कि पेड़ का हरहराना, चिड़ियों का चहचहाना। अब पेड़ों का हरहराना कैसा विलक्षण प्रयोग है, लेकिन जब आप किसी हरे पेड़ को देखेंगे और पवन के, हवा के झोंकों के साथ उसका हिलना देखेंगे, तो आप उस बिंब को समझ जाएंगे कि पेड़ों का हरहराना क्या है। ऐसे छोटे छोटे प्रतीक जब आप शुक्ल जी की रचनाओं में देखते हैं, तो आप, जैसा मैडम ने कहा, या तो आप उनको खारिज करते हैं, या आप उनको दुरूह समझ लेते हैं, या आप उनसे प्रेम करने लगते हैं। प्रेम करने के लिए आप उस भाषा को, उस शिल्प को जब गुजरते हैं, तो आपको अपने आप शुक्ल जी खोलते जाते हैं। उसके लिए आपको प्रयास नहीं करने होंगे, वो खुद चाहते भी नहीं कि आप प्रयास करें। मैं उनकी रचनाओं में देखता हूँ, आप नौकर की कमीज देखिए, पहली उपन्यास में एक नायक जो है और उसके साथी जो हैं एक कमीज जला देते हैं अंत में,
ये मध्यम वर्गीय नायक के क्रांति का उद्घोष है। लेकिन इसके बाद आप देखिए, खिलेगा तो देखेंगे में एक गुरु जी की कहानी है, जो एक पुलिस थाने में, जो छोड़ा हुआ पुलिस थाना है वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, और पूरा उपन्यास प्याज की छिलकों की तरह अगर आप खोलते जाएंगे तो आपको कोई बड़ा भारी दर्शन अंत में या कोई बहुत बड़ी घटना नहीं मिलेगी, जो आप सामान्य रूप से एक उपन्यास को पढ़ने के दौरान सोचते हैं कि जरूर अंत में कोई ऐसी घटना होगी। खिलेगा तो देखेंगे का अंत है कि उसका नायक जो एक गुरुजी है और साथ में दूसरा नायक एक कोटवार है, एक गांव का सबसे छोटा प्रशासक कोटवार, और वो दोनों अपना विरोध सामंत जो व्यवस्था है उसके विरुद्ध एक उसमें लॉकअप में चाक से लिख देते हैं थानेदार और दाऊ का नाम गांव के, और साथ में सिपाहियों का नाम जीवराखन, और उसको लिख के ताला लगा देते हैं। ये किताब का अंत है। अब आप किसी बड़ी घटना की कल्पना करेंगे तो वो शुक्ल जी के यहाँ आपको नहीं मिलेगी। वो तो आप प्याज के छिलके खोलते जाएंगे, प्याज आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि प्याज तो छिलकों में है। शुक्ल जी की प्रत्येक शब्द, प्रत्येक पंक्तियां अपने आप में वैन गॉग के चित्रों की तरह परत दर परत खुलती हैं। जिस प्रकार 17th-18th सेंचुरी में आज भी मैं जब वैन गॉग के चित्र देखता हूं, मुझे शुक्ल जी का साहित्य मेरे सामने से गुजरने लगता है। उनके साहित्य को आप एक उस तस्वीर के रूप में देखिए, जो तस्वीर कई कहानियां कहती है, और उसको समझने में आप अपना प्रयास मत लगाइए, उसको अपने अंदर से गुजर जाने दीजिए। यही लब्बो-लुआब आपको शुक्ल जी के दूसरे महान उपन्यास में मिलेगा, दीवार में खिड़की। आप देखिए कितना असामान्य और सामान्य का विलक्षण मेल है। नायक कौन है? एक प्राध्यापक, एक सामान्य से कॉलेज का प्राध्यापक, एक ग्रामीण परिवेश में उसका चित्रण है, जिसकी अभी अभी शादी हुई है, उनकी अर्धांगिनी सोमसी है, और दोनों एक मकान में रहते हैं। जैसे सर ने अभी जिक्र किया, मैडम ने अभी जिक्र किया, मकान की खिड़की के उस पार एक काल्पनिक दुनिया है, लेकिन वो दुनिया काल्पनिक होने के बाद भी काल्पनिक नहीं लगती। उसमें छत्तीसगढ़ की गलियां जीवित हैं, उसमें एक ऐसा तालाब जीवित है जिस पे वो जाके नहाते हैं और साबुन की बट्टी खो जाती है। एक बुढ़िया किनारे बैठी हुई है और चाय डबडबा रही है, और बड़ी आत्मीयता से उन्हें चाय पिला रही है। चाय का वो पीना आप महसूस करेंगे, गहराई तक महसूस करेंगे, जो आज भी गांव की ढिबरियों में आपको वो चाय मिल जाएगी। वो शकरखोर परिंदा छोटा सा रंगीन सोनसी की बाहों में आके बैठ जाता है। चांदनी रात में जब दोनों पति पत्नी तालाब के किनारे बैठे होते हैं तो छोटे छोटे जुगनू उनकी पोलका में आके फंस जाते हैं। देखिए शब्दों का विन्यास देखिए, ये हमारी धरती के उपजे शब्दों में किस खूबसूरती से भावनात्मक उद्गार आया है कि कहानी को जब आप घुसते जाएंगे, समझते जाएंगे, तो अंत में आप पाएंगे कि शुक्ल जी अपने बिंबों और प्रतीकों में जितनी साधारण नायकों का इस्तेमाल करते हैं, जितनी साधारण चीज़ों का उल्लेख करते हैं, वही साधारण चीज़ें एक परमाणु की तरह अधिकतम ऊर्जा के साथ आपके अंदर फटती है। ये बात शुक्ल जी बार बार हमसे कहते थे। हम लोग अपनी नादानी में बार बार ये प्रश्न उनसे पूछ लेते थे कि सर आपका साहित्य इतना कठिन क्यों है, या आपकी भाषा हम लोग समझ नहीं पाते। प्रेमचंद जी और पूर्व के लेखकों की, रेणु जी की भाषा हम जल्दी समझ जाते हैं, आपकी भाषा नहीं समझ पाते। शुक्ल जी कहते थे साहित्यकार से ये अपेक्षा मत रखिए कि वो सरलता के लिए लिखे। साहित्यकार भी एक वैज्ञानिक है, और वो वैज्ञानिक कुछ सिद्धांत रच रहा है, और उन
रचनाओं को समझने के लिए आपको उसी चरण तक पहुंचना होगा। और जब वाकई अपने आप को आप खोलते हैं, जैसे मैडम ने कहा, उस प्रेम के वशीभूत होके, तो आप पाएंगे कि आप वहाँ तक पहुँच पाएँ। इसी तरह दीवार में एक खिड़की रहती है का अंत भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि पाठक वहाँ पे भी कोई बड़ी घटना या कोई विचारधारा की तरफ अगर बढ़ता है तो वो क्लाइमेक्स और एक प्लॉट की तलाश करता है। लेकिन क्लाइमेक्स क्या है? एक साधारण सरल सा क्लाइमेक्स, जिसमें हम पाते हैं कि पूरे उपन्यास में बात हो रही है परिवहन के साधन की, हाथी की, जिसका जिक्र सौरभ कर रहे थे, और एक साइकिल की। कभी हाथी को साधु उनको बैठा के ले जाता है और कभी हाथी को उनके घर के दरवाजे में छोड़ के भाग जाता है। एक मध्यम वर्गीय का भय क्या है कि अरे हाथी को मेरे घर के बाहर छोड़ दिया है, अब ये हाथी किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचा देगा, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? पुलिस में कौन जाएगा? व्यवस्था में कौन रिपोर्टिंग करेगा? ऐसे ही एक साइकिल भी है उस उपन्यास में, जिसको कोई उनके स्कूल में छोड़ देता है और वो साइकिल का भी कोई मालिक नहीं है। और इस पूरे तनाव को अपने अंतिम अध्याय में शुक्ल जी कैसे हल करते हैं कि उपन्यास का अंत एक ऐसी साइकिल से होता है जो उनकी पत्नी उनको एक संबल के रूप में अपने ससुराल से लाके प्रस्तुत करती है, और वो बिना चाबी के उनके घर के बाहर खड़ी है। और जो उनका विभागाध्यक्ष है वो गुजरते हुए उसे देखता है और कहता है कि अरे कहीं कोई फिर तो उनके सामने साइकिल छोड़ के तो नहीं चला गया, ये फिर समस्या में फंस जाएंगे। तो शुक्ल जी के बिंब, शुक्ल जी के भाव ऐसे गहरे भाव छोड़ते हैं जिनको शब्दों में व्यक्त कर पाना बहुत मुश्किल है। वो एक यात्रा है, उस यात्रा में छत्तीसगढ़ का पूरा महाकाव्यात्मक आयाम छुपा हुआ है। आप सॉरी आप राजनांदगांव कभी जाएं तो वहाँ का महारानी तालाब कभी वहाँ से गुजरिए, आपको आज भी मुक्तिबोध जी और शुक्ल जी की वो छूटी हुई स्मृतियाँ, जिसका जिक्र सौरभ कर रहा था, वो छूटी हुई स्मृतियाँ वहाँ पे बिखरी हुई मिल जाएंगी। और हम लोग जब भी उनसे मिलते थे, शुक्ल जी इस चीज़ का जिक्र जरूर करते थे कि किस तरह मेरे राजनांदगांव जाने की जो ट्रेन है अब वो नहीं रही, अब वो राजनांदगांव छूट गया है। शुक्ल जी के साहित्य पे आप लोगों ने मुझे ये मौका इस मंच से दिया, मैं आप सभी का और मंच का धन्यवाद प्रेषित करना चाहूँगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अनुभव शर्मा जी, आपने सही कहा। विनोद कुमार शुक्ल के साहित्य को पढ़ना सही में साहित्य के जादुई लोक में खो जाने जैसा है। जैसा कि आपने कहा कि विनोद कुमार शुक्ल जी कहते हैं कि साहित्यकार एक वैज्ञानिक होता है। वो जरूरी नहीं कि उनकी रचना एक बार में पाठकों को समझ में आ जाए, वो एक वैज्ञानिक है। वैज्ञानिक नई नई खोज करता है, ठीक वैसे ही उनके साहित्य में हमें नए नए शब्दों, नए नए मुहावरों को देखने को मिलता है। जैसे ही उनकी अभी हाल में ही प्रकाशित एक कहानी संग्रह है जिसका नाम है कहानियों का कहानियाना। जब उनसे पूछा गया कि आपने ये नाम क्यों रखा गया, तो उन्होंने, मैं वहाँ पे थी, मैं साक्षात वहाँ पे खड़ी थी, उनसे जब किसी ने पूछा कि आपने यह नाम क्यों रखा, तो उन्होंने बेहद ही मार्मिक और मुस्कुराते हुए कहा कि मुझे जब कोई नाम नहीं सूझा तो मैंने सोचा क्यों ना कहानियों का ही कहानियाना बना दिया जाए। तो उनके यहाँ जो मुहावरे हैं वो प्रचलित बोलचाल की मुहावरे नहीं होती है, वो स्वयं अपने आप में कोई नए शब्द को प्रयोग में ले आते हैं। कार्यक्रम की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब मैं टीजे भानु जी, जो कि गन्स एंड गुलाब नेटफ्लिक्स में एक शो आता है, वो शो करती हैं, उनको सादर आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और विनोद कुमार शुक्ल जी पर अपने वक्तव्य प्रस्तुत करें। हेलो, जोहार। मुझे लगता है कि वैसे तो यहाँ पर बोलना बिल्कुल वैसा है कि अरावली के बीच में कोई एक बोना पहाड़ है और मैं वो बोना पहाड़ हूँ इस वक्त। सारे लोग अरावली से हैं यहाँ पर। मैं साहित्य को पढ़ती हूँ और साहित्य संबल देता है। स्मृति शेष में बैठना शायद
अब तक का सबसे दुखद काम मैंने जो किया है वो है, और वो भी विनोद दादा की, क्योंकि अपने प्रिय कवि के सबसे प्रिय बच्चे हो ना, उनके साथ रहना। जब अब 13 साल से मैं बॉम्बे में रहती हूँ, तो पिछले कई सालों से ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मैं रायपुर आई हुई हूँ, चाहे वो 1 दिन के लिए हो, 1 घंटे के लिए हो, और मैं दादा से मिली ना हूँ। और जब तब भैया से फ़ोन पे बात हो जाएगी या घर पे जैसा भी। और जब उनकी तबीयत ख़राब थी, वो एम्स में थे, तो 19 दिन मैं रायपुर में रही, जो शायद पिछले कई सालों में मेरा सबसे लंबा प्रवास रहा। तो घर परिवार में भी सबको पता था। ये जो वक्त है, मैंने शोक को अपने जीवन में इससे पहले महसूस नहीं किया था। बहुत सारे दोस्त, घर परिवार के लोग, कभी कोई प्रोलॉन्ग डेथ हुई है, कुछ और हुआ, कुछ और हुआ, कुछ और हुआ, पर ग्रीफ या शोक जो है वो उसने कभी इस तरह नहीं हिट किया। क्योंकि बचपन से ही मुझे खुद ऐसे कल्पना लोक में शायद रहना बहुत अच्छा लगता था। साहित्य मुझे संबल देता था। और फिर एक दिन मैंने यूं ही विनोद कुमार शुक्ल जी की कोई कविता पढ़ ली, और मुझको लगा रही मुझको कर रहे हैं ये तो मैं हूँ जो कभी नहीं आएंगे मेरे घर मिलने, उनसे मिलने मैं खुद चला जाऊंगा, ये तो मैं करना चाहती हूँ। और फिर उस कड़ी में फिर मैं 15 देश घूमने चली गई, दुनिया जहान, और फिर जो भी हुआ, पर मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर कुछ और, फिर कुछ और, फिर कुछ और, फिर पढ़ते रहे, लेकिन कभी ऐसा नहीं रहा कि मुलाकात हो सकती है। फिर कई सालों बाद किसी ने कहा कि आप उनसे मिल लीजिए, तो हमने कहा अरे जा सकते हैं? तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल जा सकते हैं। तब तक बात थोड़ी, हम बॉम्बे चले गए थे, अब 13 साल हो गए हैं, कुछ 8 साल पहले की बात है। तो किसी ने उनको भी कहा कि वो अभिनेत्री हैं, तो क्योंकि दादा को फिल्मों का बहुत शौक था और वो चित्रों को बहुत पसंद करते थे, और उन्होंने कहा कि तुम पेंटिंग में सोचती हो क्या बाद में? तो उन्होंने भी हाँ कह दिया। हम भी अपनी स्कूटी उठाए, घर आए थे, तो चले गए। उसके बाद से दादा उनके हर जन्मदिन पे मैं यहाँ आती रही, जनवरी 1 तारीख को, और वो मेरा सबसे सुंदर इंट्रोडक्शन जो है वो वही देते थे। और मुझे लगता है कि अब मेरा परिचय खो गया है, क्योंकि जब उनके यहाँ उनके जन्मदिन पे बहुत लोग आते थे, तो जिस तरह का वो परिचय देते थे उसमें इतनी काव्यात्मकता थी कि मुझे लगता था कि इसको रिकॉर्ड करके टाइप करके रख लेती हूँ अपने लिए। पर ये सारी अगर व्यक्तिगत बातें हैं, तो छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव और फिर रायपुर के गोदाम, जहाँ पे उन्होंने बैठ के सरिलिस्ट एक किताब लिखी है, दीवार में खिड़की रहती है, वो इतनी, तो मुझे लगता था फ्रांस में कहीं सरिलिज्म घट रहा था और हमारे छत्तीसगढ़ के एक छोटे से जगह पे बैठ के एक व्यक्ति उसे लिख रहा है। तो फिर जब विदेश जाने का मौका मिला, मैं वहाँ ऐसे लोगों से भी मिली जिनको उनकी किताब पता थी, और बहुत सारे लोगों से हम इंट्रोडक्शन उनका दे सकते थे, क्योंकि हम लोगों को बता रहे थे कि उनकी कविताओं में रिवॉल्यूशन भी है, बहुत जनमानस की बात भी है, और हर बात की बात है, और जो एक चुप सी जगह है उसकी भी बात है, और फिर अति यथार्थवाद भी है। फिर जब आदमी थक जाए तो वहाँ आराम की एक जगह है, उसमें नास्तिकता भी है, पर किसी और के आस्तिक होने को दुखी करना नहीं है, उसको भी मान लेना है, अपने दुख को बता भी देना है और उसको सह भी लेना है। उतनी ही आत्मीयता से जितना वो जीते हैं, उतनी ही आत्मीयता से वो लिखते हैं, और जो बहुत बहुत मुश्किल है। अब काम के सिलसिले में और फिल्मों के दरमियान बहुत सारे लेखकों से मुलाकात होती है, एंड ऑल्सो दे से नेवर मीट योर आइडियल्स, तो उनसे मिलके ये बात ख़त्म हो जाती है। एक किस्सा है हमारा कि मैं चश्मा पहनती हूँ, तो दादा को पता है, तो वो मुझसे कहते थे कि अच्छा, शॉट के दौरान अगर दूर होता है ना तो तुम चश्मा नहीं पहनती, तो तुमको दिखता कैसे है? तो मैंने कहा कि दादा मैं मन की आंखों से देख लेती हूँ। और ये बात इतनी, और वो बहुत खुश हो गए, और उसके बाद हमने बहुत देर तक उस पर बात की। पर जब मैंने ये बात अपनी एक टीचर को बताई और एक डायरेक्टर को बताई, तो उन्होंने कहा कि ये बात तुम कह सकती थी और ये बात वही समझ सकते थे, कि मन की आंखों की बात उनसे बेहतर शायद कोई नहीं समझ सकता था। और उनके घर में एक बार उन्होंने मेरा अपना नाम लिखवा दिया था, क्योंकि एक
बॉटल था, मेरा नाम लिखा हुआ था, और उसमें मैंने कहा कि दादा बचपन में बोलते हैं ना ये घर है, तुम्हारा नाम लिखा है क्या, चल जाओ यहाँ से, ऐसे वाला। तो अब ये मेरी बॉटल है, इसमें मैंने अपना नाम लिखा दिया है। तो उन्होंने कहा गुड़िया ये बड़ा अक्षरों में इस दीवार पे अपना नाम लिख दो। तो मैं वो सौभाग्यशाली बच्ची हूँ जिनको ये सब कुछ मिला है। और इसके अलावा भी ऐसे कई दिन हैं और कई बातें हैं, और मैंने उनकी बहुत सारी किताबें खरीदी हैं और उसमें बहुत सारे हस्ताक्षर करवा लिए ऐसे वैसे। तो वो इतने जन साधारण और जनमानस हैं और इतने सुलभ हैं। तो एक बार मैंने कहा पता है दादा, ये सब किताब को तो मैं किसी को बेच दूंगी ना तो पैसा मिलेगा। तो दादा कहते हैं मुझे लगता है दाम नहीं मिलेगा। तो मैंने कहा नहीं नहीं मिलेगा मिलेगा। तो मिलेगा तो तुम मुझसे और करा लेना। उनको लगता था कि मैं अकेले रहती हूँ, बहुत साहस का काम है, उनको बॉम्बे से डर लगता था, मैं बॉम्बे में रहती हूँ। तो ऐसी न जाने कितनी बातें हैं। पर एक व्यक्ति जिसकी पहली कविता संग्रह लगभग जय हिंद, हालांकि अशोक वाजपेयी जी ने उनको वो नाम लिखा था, पर उनकी कविता लगभग जय हिंद। उसके अलावा उनकी एक बहुत सुंदर कविता है रायपुर बिलासपुर संभाग, जिस पे हमारे एक दोस्त हैं जिन्होंने अपनी पीएचडी का टॉपिक बनाया है उससे, वो बहुत बड़ी बात है। मैं ऐसे सड़क पर चला गया जिसमें वो पूरे ब्रह्मांड की बात करते हैं, चांद की बात करते हैं, मंगल ग्रह की बात करते हैं, और आकाश को उन्होंने जिस तरह कल्पना में देखा है, वो सारा हमारी बोरियत भरी या बोझिल भरी हुई जिंदगियों को एक नए आयाम देता है। बहुत बार उनको कहा जाता होगा कि वो दुरूह लिखते हैं, जैसा आकांक्षा जी कह रही थी, बहुत लोग ऐसा कहते भी होंगे, पर मुझे लगता है कि वो बहुत सरल लिखते हैं, क्योंकि हम अपने आप को इतनी सरलता से नहीं जानते हैं, इसलिए शायद उस सरलता को पहचान नहीं पाते हैं। पर कई बार कविता समझने का विषय कम, महसूस करने का विषय ज़्यादा होता है। तो आप अगर कठिन लगे भी कोई चीज़ तो उसे एक बार पढ़ लेना चाहिए और अपने आप को वहाँ तक अलाउ कर देना चाहिए जहाँ पर व्यक्ति ये सोचे कि उसको महसूस क्या हो रहा है। कुछ देर बैठ जाते हैं, बात समझ नहीं आएगी, लेकिन कुछ महसूस करा पाएगी। तो विनोद कुमार जी की कविता जो है वो बहुत सारी कविताएं महसूस कराती थी और बहुत सारी कविताएं सवाल पूछवाती थी, बहुत सारी कविताएं जीने का नया आधार भी देती थी, और बहुत सारी कविताओं में बहुत उदासी भी है। जैसे बहुत कुछ कर सकते थे ज़िंदगी में, का काम बहुत था, पर कुछ नहीं कर सके कि उदासी पाकर मैं उदास हो गया। पत्नी ने पूछा कातर होकर, वो मेरे साथ आ गई। अब उसमें बहुत सारी बातें, और अंत में वो कहते हैं कि मैं सबसे छूट रहा हूँ और बहुत अकेला छूट रहा हूँ। तो उसमें मानव मन की वो उदासी भी है, और ये हम सब ने अपने जीवन में महसूस किया है। कई बार हमें लगता है कि हम वर्कड अप हैं, पर कई बार हमें लगता है कि हम बहुत कुछ कर सकते थे और नहीं कर पाए, चाहे फिर वो घर परिवार की बात हो, कुछ भी हो, और उसमें उस चीज़ के लिए भी जगह है। शायद वो बार बार कल्पना की बात इसलिए भी करते थे क्योंकि यथार्थ की कल्पना मनुष्य को जीने का संबल देती है। जब मैं यहाँ से कुछ 19-20 साल की उम्र में बॉम्बे के लिए निकली और फिर एक्टिंग मॉडलिंग में बात बन गई, वो अलग बात है, तो बहुत सारी जो कल्पना थी उसी ने संबल दिया था। तो विनोद कुमार शुक्ल जी को सुनना शायद उस संबल की कड़ी को पाना है। कई बार हमको रास्ता नहीं पता होता है, लेकिन एक कोई सुंदर जगह है जहाँ हम जा सकते हैं। तो शायद उनकी जो बात है वो उसमें शुरू होती है। और वैसे आकांक्षा जी ने तो बात खोल दी है, तो कई बार ये भी बोला जाता है कि महिला पक्ष पे भी उनकी बात की जाती है, पर सोनसी का किरदार मुझको इतना सुंदर लगता है कि एक जनसाधारण जनमानस की लड़की है, बिल्कुल गांव से निकली हुई, और वो अभी शादी ब्याह करके आई हुई है, पर एक बच्चा है जो अपने घर से भाग रहा है और बीड़ी पीता है, और उसकी बहुत सारी दिक्कतें हैं, उसके पापा उसे मारते हैं, पर वो समझ जाती है कि ऐसा क्यों हो रहा है, और वो बिल्कुल उसके लिए पूड़ी जलेबी बनाती है, वो उसके पापा को बुलाती है, छड़ी को छुपाती है। ये सब कुछ साइकोलॉजी है, और ये सब कुछ बहुत महान सुंदर लोग ही ऐसा कर सकते हैं, जो बिल्कुल ही जिनकी फ़िलॉसफी बहुत स्ट्रॉन्ग है, और जो जनसाधारण में हमेशा घटता रहता है, लेकिन क्योंकि हमको वो बात ऐसे नहीं लगती कि अरे वो बात बहुत ज़ोर से नहीं कही गई है, पर वो बात महत्वपूर्ण है। अगर धीरे से भी कोई महत्वपूर्ण बात कह दी गई तो वो है महत्वपूर्ण। और उन्होंने छत्तीसगढ़ में रहते हुए ऐसे कई सारी चीज़ें लिखी हैं, जैसे कि एक उनकी कविता है जिसकी अंतिम लाइन है कि मैं सर्वोच्च न्यायालय को नहीं मानता था, लेकिन मैं उस व्यक्ति को मानता था। अंत में वो एक लाइन आती है कि वो व्यक्ति गरीब था। अब ये बात हो सकता है कि बहुत ज़ोर से नहीं कही गई हो, लेकिन ये बात कही गई है और ये महत्वपूर्ण है। इस तरह ऐसे आपको असंख्य बातें मिल जाएंगी
जो आपको कविता से लंबी कविता में बहुत सारी मिल जाएंगी, सब कुछ होना बचा रहेगा उसमें भी मिल जाएगी, जिसमें वो एक लड़की की बात करते हैं। और सबसे अच्छी कहानी मुझे लगता है जिसमें वर्तमान, भविष्य और भूत एक साथ चल रहा होता है, क्योंकि जीवन कहीं ना कहीं एक साथ चल रहा होता है। हम ये ना भी माने, क्वांटम फिजिसिस्ट मान लेते हैं, तो ये बात विनोद जी भी मान लेते हैं, और ये बात शायद उनको दिखता भी था। तो हम हमेशा कहते थे आप कहीं यहाँ चल रहे हैं, हमको नहीं पता हम लोग कहाँ चल रहे हैं, या तुम भी चल लेती हो। ये सुंदर बात है। लेकिन ऐसे बहुत कुछ, तो शायद आज के वक्त में जहाँ पर धीर थोड़ा कम हो रहा है हम सब में, उसमें विनोद कुमार शुक्ल और ज़्यादा महत्वपूर्ण तरीके से उनको पढ़ा जाना चाहिए। और उनके स्मृति शेष में सिर्फ यही बात कही जा सकती है कि उन्होंने जितना कुछ छोड़ दिया है, कभी समझ में आए कभी समझ में ना आए, जो लिखा है वो भी समझ में आए, और जो नहीं भी समझ में आ रहा है उसको भी हर वक्त पढ़ा जाना चाहिए, और जिससे जीवन आसान होगा और दुख में संबल मिलेगा, और अगर खुशी हो तो बहुत ही खुशी होगी, और कल्पनाओं को रास्ते मिलेंगे। बस यही कहना है। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद टीजे भानु जी। निसंदेह आपने बहुत सही कहा कि मन की आंखों से केवल उन्हीं व्यक्तियों को देखा जा सकता है जो हमारे बेहद करीब या हमारे आत्मीय रहे, और निसंदेह आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आप दादा के बेहद करीब और उनकी आत्मीय रही हैं। जैसा कि आपने कहा कि विनोद कुमार शुक्ल जी की जो भाषाएं हैं उनमें कल्पनाओं को आप यथार्थ के रूप में देखें कि कल्पना के रूप में यह डिसाइड करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि कभी कभी वे पक्षियों को जल के भीतर उड़ा सकते हैं और मछलियों को आकाश में पक्षियों को जल के भीतर तैरा सकते हैं और मछलियों को आकाश में उड़ा सकते हैं। कार्यक्रम की घड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब मैं समापन की ओर चलती हूँ। आज इस सत्र परिचर्चा की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि विनोद कुमार शुक्ल के साहित्य की एक नहीं अनेक खिड़कियां हैं, जिसके माध्यम से हम मनुष्य और प्रकृतियों के अनगिनत रूपों को एक साथ देखते हैं। विनोद कुमार शुक्ल के लेखन का दायरा बहुत विस्तृत है एवं विशाल है। वे गहरी मानवीय करुणा एवं संवेदना के कवि एवं लेखक हैं। विनोद कुमार शुक्ल किसी एक भाषा या राज्य या एक देश की सीमित परिधि में सिमट कर रह जाने वाले कवि लेखक नहीं हैं, अपितु उनके पास एक विश्व और प्रकृति को जोड़ती है। मैं आज के पांचों वक्ताओं के प्रति एवं आप समस्त सुधीजनों के प्रति अपना आभार व्यक्त करती हूँ, और अंत में विनोद कुमार शुक्ल के नए काव्य संग्रह एक पूर्व में बहुत से पूर्व की एक छोटी सी कविता के साथ अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ। अपनी भाषा में शपथ लेता हूँ कि मैं किसी भाषा का अपमान नहीं करूँगा, और मेरा मातृभाषा हर जन्म में बदलती रहे, इसके लिए मैं बार बार जन्म लेता रहूं। यह मैं जीव जगत से कहता हूं, चिड़ियों, पशुओं, कीट पतंगों से भी। धन्यवाद। जी, मैं चाहता हूं एक बार हमारे सम्मानीय अतिथियों के लिए पुनः जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करिएगा। बहुत ही खूबसूरत सत्र रहा। हमारे सम्मानीय विनोद कुमार शुक्ल सर जी के बारे में बहुत सारी परिचर्चाएं, स्मृति और उनकी कविताओं की अच्छाई और सार बातों को आप सब ने अपने अपने शब्दों के माध्यम से रखा है। निश्चित रूप से विनोद कुमार शुक्ल जी हम सब के स्मरण में रहेंगे, यादों में रहेंगे, और आने वाली तमाम पीढ़ी उनसे सीखेगी, उनकी बातों को अनुसरण करेगी और जीवन को अच्छा बनाने की कोशिश करेगी। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ, और आप सबके अभिनंदन के लिए मैं सबसे पहले आमंत्रित कर रहा हूँ। हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर सुशील त्रिवेदी सर। मैं इनको प्रतीक चिन्ह भेंट करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं। श्री नितिन शर्मा जी उप संचालक आप आएंगे और सम्मानित डॉक्टर सुशील त्रिवेदी सर को प्रतीक चिन्ह भेंट कर उनका अभिनंदन करेंगे। इसी क्रम में हमारे बीच उपस्थित हैं सुश्री आकांक्षा पारे जी, आप दिल्ली से हैं। मैं कमलेश साहू जी सहायक संचालक आपसे आग्रह करूंगा आप आएंगे और सुश्री आकांक्षा पारे जी को आप प्रतीक चिन्ह भेंट कर उनका अभिनंदन करेंगे। उसके बाद अगले क्रम में हमारे बीच अतिथि के रूप में हैं श्री सौरभ शर्मा जी। मैं लक्ष्मीकांत को सरिया मैं आपसे आग्रह करता हूँ आप आएंगे और श्री सौरभ शर्मा जी को प्रतीक चिन्ह भेंट कर उनका अभिनंदन करेंगे।
अगले क्रम में हमारे बीच अतिथि के रूप में थे श्री अनुभव शर्मा जी। मैं मनोज सिंह आपसे आग्रह करूंगा, श्री मनोज सिंह जी आपसे आग्रह है कि आप आएंगे और अनुभव शर्मा जी को प्रतीक चिन्ह भेंट कर उनका अभिनंदन करेंगे। हमारे बीच थी सुश्री टेजी भानु, वो छत्तीसगढ़ के फिल्म अदाकारा है, बहुत ही खूबसूरत बातें आप सबके सामने अभी रख रही थी। मैं श्री संजय नैयर सर, मैं आपसे आग्रह करता हूँ आप आएंगे और सुश्री तेजी भानु जी का आप प्रतीक चिन्ह भेंट कर उनका अभिनंदन करेंगे। और इस पूरे सत्र का संचालन करने वाली डॉक्टर नीलम वर्मा हमारे बीच है। मैं राजेश श्रीवास सर आपसे आग्रह करूंगा इस सत्र के संचालन कर रहे डॉक्टर नीलम वर्मा मैडम का आप प्रतीक चिन्ह भेंट कर उनका अभिनंदन करेंगे। बहुत ही अद्भुत सत्र रहा है। भाषाई चमत्कार और कविता, कहानी, किस्से का हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है और एक रचनाकार अपनी जिंदगी में सामान्य जीवन जी के हम सब के लिए कैसे प्रेरित हो सकते हैं, ये विनोद कुमार शुक्ल जी ने सिखाया हम सबको। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं आपका पुनः अभिनंदन करता हूँ और कभी मुलाकात हो तो आप बिल्कुल समय दीजिए हमको। आप सबका पुनः अभिनंदन। और मैं यही हम अगले, और आप जाइएगा नहीं, अगले और बड़े महत्वपूर्ण सत्र की ओर हम बढ़ रहे हैं। वर्तमान युवा पीढ़ी क्या सोचती है, क्या लिखती है, क्या बताती है, क्या किस्से कहानी और सोशल मीडिया, ऐसी तमाम बातें सत्र का नाम रहेगा। जैन जी, सोशल मीडिया और रचनात्मकता, हम 3 बड़े महत्वपूर्ण लेखक लेखिका को अपने मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं जिनकी कविता, कहानी, किस्से न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे भारत में जाने जाते हैं। रायपुर साहित्य उत्सव 3 दिन का एक बड़ा उत्सव है। ये उत्सव केवल रायपुर नहीं, यह उत्सव केवल छत्तीसगढ़ नहीं बल्कि ये उत्सव पूरे भारत के लोगों के लिए आयोजित किया गया है। हमारी सोच, हमारी बौद्धिकता, हमारे संस्कार, हमारे वातावरण, इस मंच के माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे मन में सकारात्मक परिवर्तन आए।